दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल और आप देख रहे हैं एनफी ऑनलाइन टेलीविजन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक थर्मल पावर प्लांट में करोड़ों के जो स्टीम टरबाइन रहता है उसको कंटिन्यू रूप में चलाने के लिए सबसे बड़ा भूमिका किसकी रहती है? दोस्तों, बहुत ही लोग सोचते हैं कि टरबाइन को कंटिन्यू रूप में चलाने में सबसे बड़ा भूमिका बॉयलर का रहता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दोस्तों, कंडेंसिंग टरबाइन का दिल कहा जाने वाला कंडेंसर और सीपी पानी खींचना छोड़ दिया तो क्या हो सकता है कि टरबाइन ट्रिप भी हो सकता है और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी पावर प्लांट में जॉब कर रहे हैं या आप लोग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, क्या आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर पता है क्या? पहला सवाल, टरबाइन का एग्जॉस्ट से जो एग्जॉस्ट हो रहा है स्टीम, उस एग्जॉस्ट स्टीम कितना टेम्परेचर के साथ में कंडेंसेट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो स्टीम जैसे कंडेंसेट हो रहा है एक वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना गुना डाउन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो सीपी फॉर्म है, सीपी फॉर्म को कंडेंसर के साइड में बगल में या जमीन के ऊपर ना रखकर इसको जमीन के अंदर या गड्ढा में छिपा कर क्यों रखा जाता है? इसका अंदर का साइंस क्या है? इसमें कौन सा इंजीनियरिंग है कि जो सीपी को हमेशा गड्ढा में रखते हैं? इसका रीजन क्या है? और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कंडेंसर के अंदर में जो वैक्यूम बन रहा है, क्या 100% वैक्यूम इजेक्टर ही बना रहा है, या वैक्यूम बनाने में कोई दूसरा पॉइंट है या कोई दूसरा ऑप्शन है या कोई दूसरा चीज का अलग ही इसका राज है? और चौथा सवाल है दोस्तों, अगर सीपी का सक्शन और डिस्चार्ज में कुछ गड़बड़ आ गया या सक्शन या डिस्चार्ज प्रेशर में प्रॉब्लम आ गया तो एक ऑपरेटर को प्लांट में सबसे पहले दौड़ के कहाँ पे जाना होगा वो प्रॉब्लम शट आउट करने के लिए? और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व और रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व, इस दोनों का असली काम क्या है? इस दोनों काम कैसे करता है? इसमें बहुत ही नया नया ऑपरेटर लोग या फ्रेशर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों का असली काम है क्या। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर में ऐसा ही और भी कई टेक्निकली क्वेश्चंस और ऑपरेटर से होने वाला गलती और इंडस्ट्री का लाइफ पैरामीटर से रिलेटेड, स्टैंडर्ड पैरामीटर से रिलेटेड और थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टॉपिक में हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे और कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि सीपी का गड्ढा में क्यों रखा गया, ऊपर रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और कंडेंसर में वैक्यूम कैसे बनता है, जो कंडेंसर में स्टीम जा रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना गुना डाउन है कि वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसर में जो वैक्यूम बना रहा है या इजेक्टर ही बना रहा है या कोई दूसरा पॉइंट भी है जिससे कंडेंसर में वैक्यूम बन रहा है, और सीपी का सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर नहीं मिल रहा है तो हम लोग चेक क्या क्या करना है। और सीपी में यहाँ पे एक रिसर्कुलेशन लाइन जैसा देता है जिसको बैलेंसिंग लाइन या एयर रिमूव लाइन भी कहते हैं या वैक्यूम बैलेंस लाइन भी कहते हैं, उस लाइन क्यों दिया गया, ठीक है? इससे रिलेटेड हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को इन तक देखिएगा तो जितना भी आप लोग के पास डाउट है सीपी से रिलेटेड, कंडेंसर से रिलेटेड, कंडेंसिंग टरबाइन का ये पूरा सर्किट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग शुरू करते हैं एग्जॉस्ट से। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है? एग्जॉस्ट स्टीम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एग्जॉस्ट स्टीम का मतलब होता है कि जब टरबाइन अपना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ में टरबाइन का ब्लेड में टकराता है तो वो क्या होता है, स्टीम का हीट एनर्जी टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद या स्टीम एनर्जी अपना वर्क डन करने के बाद में जो बचा हुआ स्टीम है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला स्टीम जो टरबाइन का एलपी साइड से बाहर निकलता है, उसी को एग्जॉस्ट कहा जाता है। या टरबाइन में वर्क डन करने के बाद में बाहर निकला हुआ स्टीम को एग्जॉस्ट स्टीम कहते हैं, जिसका प्रेशर लो होता है या टेम्परेचर भी लो होता है। और जो एग्जॉस्ट स्टीम है दोस्तों, एग्जॉस्ट स्टीम पूरा ड्राई नहीं रहता है, पूरा सूखा स्टीम नहीं रहता है, वहाँ 10 से 12% तक वेट स्टीम रहता है। या एग्जॉस्ट स्टीम में दोस्तों 10 से 12% तक उस पर मॉइस्चर रहता है। ठीक है, एग्जॉस्ट में मतलब क्या होता है आप लोग अब समझ में आ गया होगा। एग्जॉस्ट हमेशा कहाँ रहता है? टरबाइन का एलपी साइड में रहता है, लो प्रेशर साइड में रहता है या टरबाइन का इन पॉइंट में रहता है। ठीक है ना, जो टरबाइन में स्टीम से और डन होने के बाद में बचा हुआ लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला स्टीम तो जब टरबाइन से बाहर निकल में कंडेंसर में जा रहा है उसी को एग्जॉस्ट स्टीम कहा जाता है। एग्जॉस्ट स्टीम में 10 से 12% मॉइस्चर रहता है। ठीक है, और एग्जॉस्ट का नीचे है दोस्तों कंडेंसर। कंडेंसर क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, कंडेंसर एक बहुत बड़ा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है जो टरबाइन का एग्जॉस्ट साइड का ठीक नीचे फिट किया हुआ रहता है। दोस्तों, कंडेंसर काम कैसे करता है? दोस्तों, जो एक कंडेंसर है कि कंडेंसर टरबाइन से
निकला हुआ, ठीक है ना, नाली के नीचे क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर काम कैसे करता है, टरबाइन से निकला हुआ एग्जॉस्ट स्टीम क्या होता है कि कंडेंसर का सेल में टकराती है, ठीक है। जो स्टीम आ रहा है एग्जॉस्ट स्टीम वो कंडेंसर का सेल में टकराती है। ट्यूब का सेल है, बहुत काफी सेल लगा हुआ रहता है नीचे, हर 12 होता है। इस सेल में जब स्टीम टकराती है तो यहाँ पे क्या होता है, उस अनुसार का ट्यूब के अंदर में कूलिंग वाटर इधर से इन हो रहा है, तो यहाँ से वाटर फिर हीट लेके यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। कूलिंग वाटर इन और वाटर आउट। ट्यूब के अंदर में वाटर रहता है, अब ट्यूब के बाहरी सेल साइड में, बाहरी ईयर में स्टीम टकराता है, इसे वाला ट्यूब में स्टीम टकरा, जब स्टीम हर एक ट्यूब में टकराते हुए नीचे गिरता है, और जब तक वो हटोल पहुंच जाता है तब तक क्या बनता है, वो स्टीम पूरा वाटर में कन्वर्ट होता है, पूरा कंडेंसर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका हम लोग कंडेंसर को वाटर कहते हैं, ठीक है ना। और जो स्टीम आ रहा है एग्जॉस्ट से, वो एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ टकरा रहा है, कंडेंसर का सेल में, ट्यूब का सेल में टकरा रहा है। अब ट्यूब के अंदर का पानी है, तो ये स्टीम का जो लेटेंट हीट है वो पानी ये कर बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ टकराएगा जैसे ही, तो उस स्टीम यहाँ पे आ रहा है, वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है। जैसे कंडेंसर के अंदर में स्टीम पानी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे उस स्टीम का वॉल्यूम 20,000 गुना कम हो जाता है। मतलब समझ लीजिएगा, इतना बड़ा सा स्टीम था, कंडेंसर में जब गया था तो स्टीम बहुत बड़ा वॉल्यूम ले रहा था, स्टीम का वॉल्यूम बहुत बड़ा था। जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस स्टीम का जो वॉल्यूम है 20,000 गुना कम हो गया। इतना सा वाटर बन के छोटा सा जगह में कहाँ आया है, आर्टिकल के नीचे स्टोरेज पे यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। दोस्तों, कंडेंसर में एग्जॉस्ट स्टीम का जो वॉल्यूम में कम होने वाला से, 20,000 गुना कम होने वाला से ही यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली एक वैक्यूम बनता है, समझ रहे हैं। जब हम लोग स्टीम दे रहे थे, पिस्टन का वॉल्यूम ज्यादा रहता है, इसीलिए तो सिर्फ टरबाइन का एग्जॉस्ट साइड भी देखेंगे तो उसका साइज बड़ा रहता है। इनलेट साइड का टरबाइन का साइज छोटा रहता है, लेकिन एग्जॉस्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एग्जॉस्ट साइड में जैसे जाएगा तो कैसी का साइज बड़ा 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 होते जाता है, रोटर का साइज भी बड़ा बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर लो हो रहा है तो उस स्टीम का वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन जब वही स्टीम हार्टवेयर में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसर में कंडेंस हो रहा है स्टीम, तो क्या हो रहा है, उस स्टीम का वॉल्यूम अचानक 20,000 गुना कम हो रहा है। तो वॉल्यूम अचानक कम होने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली वैक्यूम बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंडेंसर कैसे काम करते हैं चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। कंडेंसर में क्या है, काफी सारा ट्यूब रहता है, एक साइड से ट्यूब के अंदर में पानी रहता है, वही ट्यूब के अंदर से पानी आउट होकर जाता है। एग्जॉस्ट स्टीम उस ट्यूब का बाहरी साइड में स्टीम टकराता है, ट्यूब के अंदर पानी है, तो वो स्टीम का जो भी लेटेंट हीट था वो पानी लेके बाहर चला जाता, और वो स्टीम क्या किस पे करने होगा, पानी का हटवन नहीं रबर होगा, स्टीम का फेज चेंज कंडेंसर होगा, ठीक है। पर हम लोग बात करेंगे हटवन क्या होता है। हटवन क्या है दोस्तों, कंडेंसर के सबसे निचले हिस्से में एक स्टोरेज टैंक जैसा शेप बना हुआ रहता है, जहां पर एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंस होने के बाद प्योर पानी या फ्लो कंडेंसर वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होके स्टोरेज होके बहता है, जिसका हम लोग हॉट ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। तो हॉट ऑयल है दोस्तों, ये पूरा सर्किट ना एक स्टोरेज टैंक मान सकते हैं, यहीं से पानी का अभी यात्रा शुरू हो जाता है, ठीक है। अब से अब हम बात करेंगे सीएपी। सीएपी क्या होता है दोस्तों, जो अपना सीपी है, सीपी का फुल फॉर्म है कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप, जो एक वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कैन टाइप पंप लगा हुआ रहता है। सीपी 2 या 3 भी हो सकता है। अगर सीपी 2 लगा है तो 100 कैपेसिटी का 2 सी रहता है, एक ऑटो में रहेगा, एक स्टैंड बाई ऑटो में रहेगा, एक रनिंग में रहेगा मैनुअल मोड में। अगर 3 सीपी लगा है तो 60% का 3 सीपी रहता है, 2 कंटिन्यू रनिंग में रहेगा तो एक स्टैंड रहेगा तो मोड में रहता है, ठीक है ना। दोस्तों, इस सीपी का काम है, दोस्तों जो सीपी है कंडेंसर एक्सट्रैक्शन फॉर्म, इसका काम है कि हाथोल ने जमा हुआ पानी को खींच के डिटेक्टर तक पहुंचाना, ठीक है, या हाथोल लेवल पर जो पानी है उसको कंटिन्यू रूप में डिस्चार्ज करते रहना, उसका किसका काम है, ये काम है सीपी का, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, सीपी को बर्थडे में ही क्यों रखा जाता है, समझ रहे ना, सीपी को बर्थडे में क्यों रखा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है सीपी को नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिलने के लिए और पंप कैविटेशन से बचाने के लिए गड्ढे में रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोग चाहिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिलने के लिए हम लोग सीपी को गड्ढे में रख दे, तो हम लोग सीपी का जो है पंप का कैपेसिटी बढ़ाकर यही भी तो लगा सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, लेकिन गड्ढे में ही क्यों दिए दोस्तों। कभी भी कोई भी चीज का सक्शन प्रेशर क्या क्या है, मान लीजिए टनल्स के अंदर में क्या है, बहुत बड़ा सा एक शक्तिशाली वैक्यूम रहता है, ठीक है ना। -0.85 से -0.95 बार या केजी के बीच में, केजी परसेंट उसके के बीच में वहां पर वैक्यूम रहता है नेगेटिव में। कोई भी जो चीज वैक्यूम साइड से सक्षम कर रहा है उस चीज का फॉर्म दिखेगा तो हमेशा
जहाँ से सक्शन कर रहा है या कोई एक कंडेंसर में वैक्यूम में अगर वो सक्शन कर रहा है तो उसका जो फॉर्म करता है हमेशा गड्ढा में दिया जाता है, इसीलिए कि पंप को कैविटेशन से बचाने के लिए। मतलब कैविटेशन क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा-सा आगे जाके समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन करके कि इसको गड्ढा में क्यों दिया गया? ऊपर में क्यों नहीं लगाया? ऊपर लगाते थे तो यहाँ पे क्या होता था? अगर नीचे लगाने में आपने भी क्या फ़ायदा है गड्ढा में लगाने का इसी चीज़, ठीक है ना? चलिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों अब मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है ना? आप लोग ये ड्राइंग बना के रखिएगा क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो फिर आगे जाके मैं समझाऊँगा। लेकिन उस टाइम तक ये वीडियो मेरे पास नहीं रहेगा, ये ड्राइंग मेरे पास नहीं रहेगा। इस चीज़ को मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ यहाँ से। फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखूँगा और कैलकुलेशन करके आप लोग को समझाऊँगा कि सीकी को गड्ढा में क्यों दिया। एक बार ऊपर रख के कैलकुलेशन करके देखेंगे, एक बार गड्ढा में रख के कैलकुलेशन करके देखेंगे, दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना? आप लोग को एक कैलकुलेशन एक ही बार में समझ में नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। अगर दोस्तों आप लोग इस पे कन्फ्यूज़ हो जाइएगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। फिर मैं आपको समझाऊँगा। मतलब इस चीज़ को हर हाल में समझना ही है। चलिए दोस्तों करते हैं अब कैलकुलेशन। दोस्तों ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये जो CP मैंने यहाँ पे लगा दिया है ना, यहाँ से 9 लेके ऊपर ही, ऊपर में CP लगा दिया, ठीक है? CEE मैंने CP को उनको ऊपर ही लगा दिया कंडेंसेबल वालों। जे इसका और हम लोग देखेंगे कि ऊपर लगाने में प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है? तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अराइवल इसका फॉर्मूला है HBARO प्लस माइनस HS माइनस HF माइनस SBB। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? HBARO मतलब बैरोमेट्रिक हेड होता है, ठीक है ना? बैरोमेट्रिक हेड का मतलब है दोस्तों, जो HBARO इसका मतलब होता है कि बैरोमेट्रिक हेड होता कि हॉट ऑयल का या एक कंडेंसर का अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से और जेनरेट होने वाला हेड या प्राप्त होने वाला हेड को क्या है? HBARO मतलब बैरोमेट्रिक हेड कहते हैं। मान लीजिए उसमें मॉड्यूल में नेगेटिव प्रेशर है, कंडेंसर में नेगेटिव प्रेशर है, कितना है? तो हम तो मानते हैं वहां पे जो नेगेटिव प्रेशर है उसको हम लोग किस में लेके जाएंगे दोस्तों? बाद में जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 0.1 बार मान लीजिए उसमें क्या है, प्रेशर है कंडेंसर के अंदर में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडेंसर का कितना है? 0.1 बार कंडेंसर के अंदर, ठीक है? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है लोग। और एसवीटी मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर है। तो एसवीटी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, मतलब जो हॉट ऑयल है, हॉट ऑयल का वेपर प्रेशर। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर के अंदर तो वेपर में, मतलब कंडेंसर में क्या हो रहा है? लेटेंट हीट रिजेक्शन हो रहा है कि मतलब जो कंडेंसर के अंदर में जो वाटर का टेम्परेचर रहता है ना, बिल्कुल सेचुरेटिव पॉइंट में रहता है। इस चीज को आप याद कीजिएगा। मान लीजिए कि डीएचएल है, डीएचएल में यदि हम तो स्टील का प्रेशर देते हैं चार्जिंग के लिए, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेचुरेशन पॉइंट लगा के होल्ड होकर रुका हुआ रहता है। सेम वैसे ही कंडेंसर में भी वैक्यूम की वजह से जैसे वैक्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कंडेंसर का हॉट ऑयल का टेम्परेचर में भी अप डाउन होता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी अप डाउन होता है। उस हिसाब नहीं दिखेगा। अगर एग्जॉस्ट टेम्परेचर मान लीजिए 60 डिग्री है तो दो कंडेंसर में अभी वैक्यूम है ना, उसका सेचुरेशन पॉइंट 60 डिग्री है। मतलब जो वैक्यूम बना हुआ है कंडेंसर में उसका बिल्कुल सेचुरेशन मतलब उगलने का टेम्परेचर में ही जाके उस टेम्परेचर होल्ड होता है, ठीक है? इस चीज में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब वेपर प्रेशर में कितना रहेगा दोस्तों? अगर बैरोमेट्रिक हेड 0.1 बार है, मतलब कंडेंसर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 0.1 बार है, वहां पे वेपर प्रेशर एसवीपी भी कितना रहेगा? एसवीपी कितना रहेगा? सेम उतना ही रहेगा। 0.1 बराबर होता है 1.01 मीटर वाटर वॉल्यूम होता है, ठीक है? 0.1 बार बराबर 1.01 मीटर वाटर वॉल्यूम होता है, ठीक है? इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एस रूपी कितना रहेगा वेपर प्रेशर? 1.01 एम बब्लू सी उतना ही रहेगा। इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? और एच एफ का मतलब होता है दोस्तों फ्रिक्शन लॉसेस। जैसे कि हम लोग सीपी का लाइन लेते हैं कंडेंसर से, वहाँ पे बैंड होता है और लाइन में भी फ्रिक्शन की वजह से जो भी लॉसेस होता है तो क्या है? एच एफ है, फ्रिक्शन हेड लॉस जिसको कहते हैं। मान लीजिए फ्रिक्शन हेड लॉस जो है 0.5 मीटर ऑफ वाटर कूलिंग है, ठीक है ना? जितना भी अपना पैरामीटर है हमें सब किस में लेके जाएंगे? ये वाला का बायोमेट्रिक हेड को भी मीटर ऑफ वाटर कूलिंग पर हम करेंगे, वेपर प्रेशर को भी मीटर ऑफ वाटर कूलिंग पर लेके जाएंगे और फ्रिक्शन हीट मास को भी मीटर ऑफ वाटर कूलिंग में लेके जाएंगे, ठीक है? उसके बाद स्टार्क हेड जो पंप से यहाँ का सक्शन से, पंप का सक्शन से और इसका के पॉइंट कंडेंसर का पॉइंट जो है एक मान लीजिए 0.5 मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसका कंडीशन नहीं होना है। अगर
दोस्तों एक चीज आप याद कीजिएगा, जो ये एच एस है स्टैटिक हेड रहता है, मैंने प्लस माइनस लिखा हो रहा है क्योंकि पंप वाटर लेवल से नीचे है तो वहां पे क्या होगा, प्लस एच एस होगा। अगर पंप वाटर लेवल से ऊपर है तो वहां माइनस एच एस होगा। ठीक है, एच एस होगा स्टैटिक पेड़। अब दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे इसकी फॉर्मूला लगा के। तो एन पी एस एस इसका डू, अब मैं एज मतलब बैरल वेट की हेड कितना है 1.01 लीटर ऑफ वाटर कूलम में माइनस एच एस कितना है। ठीक है, तो एच एस है प्लस वालों से प्लस क्यूब क्यू प्लस में, क्योंकि अपना जो पंप है वाटर लेवल से बगल नहीं था नीचे। ठीक है, कितना मीटर हो रहा है 0.5 मीटर नीचे। ठीक, और माइनस जो एच एस कितना है 0.5 माइनस एच एफ कितना है एच एफ 0.5 माइनस और क्या एस वी पी कितना है 1.0। और इसको कैलकुलेशन करके हम देख रहे हैं तो जो इसका आंसर आ रहा है 0.5 मीटर ऑफ वाटर कूलम। ठीक है ना, ये बहुत ही कम आया नेट पॉजिटिव सक्शन है दोस्त। जो ये आया है सक्शन एट नेट पॉजिटिव सक्शन एट बहुत ही कम एक सीबी के लिए, जहां पे ढाटी में सक्शन साइड उस पंप के लिए 2.5 से 3 मीटर ऑफ वाटर कूलम उसका सक्शन हेड रहना चाहिए पर सेकंड। नहीं तो क्या होता है कि जो आपका सक्शन पॉइंट बहुत ज्यादा वैक्यूम हो। वैक्यूम क्या है दोस्तों, वैक्यूम की वजह से क्या होता है वहां पे दोस्तों वाटर का बुलबुला भी वहां पे बन सकता है। जो वाटर का बुलबुला जब कि दोस्तों यहाँ पे आएगा ना सक्शन वजह से सीप तो फोन को कैविब्रेशन करेगा, फोन बहुत हैवी आवाज करेगा और फोन का इनके लिए डैमेज भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सीप को यहीं बगल में लगा देंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नेट पॉजिटिव सक्शन हीट ना मिलने के वजह से यहाँ का पानी वैक्यूम में नहीं है तो यहाँ का पानी पंप में घुसते भी साथ वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा स्टीम में कन्वर्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका सक्शन प्रेशर मिल ही नहीं रहा है। यहाँ जो वैक्यूम है अंदर में वो ऑलरेडी उस वाटर सेचुरेशन पॉइंट में है, ऑलरेडी क्या है सेचुरेशन पॉइंट में उबलने का बिंदु वहाँ 1-2 डिग्री 3 डिग्री भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे उसी प्रेशर में सेम प्रेशर में तो वाटर बॉइलिंग करना चालू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा गड्ढा में देंगे तो क्या होता है यहाँ पे इसका सक्शन प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसका सक्शन प्रेशर क्या होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेट इसको मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि वाटर जो है बुलबुला नहीं बनेगा, वाटर बॉइलिंग नहीं हो रहा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा। समझ रहे ना, ये चीज कंफ्यूजन नहीं कि आपको तो दी कंडेंसर में तो 35 डिग्री का टेम्परेचर बताया तो कैसे पानी गिलता रहा है कैसे मर रहा है। दोस्तों वाटर का सेचुरेशन पॉइंट उसका प्रेशर के साथ में ही डिपेंड रहता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हुए जाएंगे सेचुरेशन पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे पूरा डाउन कर दिया तो नेगेटिव माइनस में प्रेशर है, इसलिए उसका सेचुरेशन पॉइंट कम कम 45 डिग्री 60 डिग्री 55 डिग्री हुई वाटर वही हो सकता है उसका प्रेशर का हिसाब से। ठीक है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड रहता है। एच टू दोस्तों अगर हम लोग ये जो सीपी है उसको 5 मीटर नीचे गड्ढे में लगा देंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने क्या किया इसे जो 5 मीटर नीचे गड्ढे में लगा दिए तो एक क्या होगा दोस्तों यहाँ पे जो 5 मीटर नीचे गड्ढा में लगाने देखते हैं। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन नेट बराबर ये सेम है सब कुछ। ठीक है, मान लीजिए 1.01 MWC है। क्या है दोस्तों बायोमेट्रिक हेड कितना है 1.01 है प्लस हम लोग गड्ढे में लगा दिए सक्शन हेड स्टार्टिंग हेड कितना है 5 हाइनस और उसका फिक्स एच अपना और फिक्सन है प्लस मानिए जो 0.5 ही मान लीजिए। ठीक है 0.5 ये इसमें माइनस कितना है ढापर प्रेशर कितना है उसका ढापर प्रेशर और बायोमेट्रिक की गेंद दोनों सेम रहता है मानकर 0 अब इसे कैलकुलेशन करके देखिए क्या हो रहा है फिर नंबर 4.5 एम मतलब हम लोग वो दोस्तों सी ट्यून है कम से कम में कितना रन चाहिए मैक कुछ स्टेशन 2.5 से 3 MWC रहना चाहिए। यहाँ पे कितना है 4.5 MWC मतलब अब यहाँ पे कोई भी पानी ये सीपी सक्शन करेगा तो वो वाटर स्टू में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपराइज नहीं होगा वहां पर। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग सीपी पंप को गड्ढे में इसीलिए रखते हैं कि कंडेंसर के अंदर वैक्यूम रखा है, नेगेटिव प्रेशर रहता है। ठीक है, कंडेंसर के अंदर जो हार्टवेल पानी रहता है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट उमलने का ही बिंदु नहीं रहता है, सेचुरेशन पॉइंट में रहता है। अगर सेचुरेशन कंडीशन में हम लोग वहां पे सीपी के ऊपर गड्ढा में लगा देंगे तो वहां पे क्या होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ना मिलने की वजह से वो पानी बम्प में दूसते ही साथ स्टीम बनना चालू होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बुलबुला बन सकता है, ऐसा भी नहीं कि पूरा 100% स्टीम वाले को वेपर बनना चालू होता है।
इसीलिए कौन तो उससे क्या होता है, बहुत भारी मिक्सर होता है, कैविटेशन होता है। उन्हीं सब कैविटेशन से हम बचाने के लिए नेम ओटिव सक्शन हेड मेंटेन करते हैं, जिससे जो यहाँ से पानी आ रहा है उसका सक्शन प्रेशर क्या होगा, मतलब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे पानी कोई वैक्यूम नहीं बनेगा, वहाँ पे वेपर लॉक भी नहीं होगा। स्टिल सैचुरेशन पॉइंट जो था टेम्परेचर वो कम है और उसका प्रेशर बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों हम एक सीपी को गर्ता में लगाते हैं, कौन को कैविटेशन से बचाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको कोई चीज समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला में एक बार अच्छा से लिख देखा होती है। एच बी टी, इस फॉर्मूला की दोस्तों आप लोग हो करके रखिएगा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से हम लोग सीबी का एनपीएसएस कैलकुलेशन जब निकालते हैं, और इसी फॉर्मूला से हम तो पता चलता है कि सीबी को करने वाली लगा। दोस्तों और दूसरा चीज है, ये सीटी का आंसर एक लाइन आता है, एक लाइन आता है, दोनों कॉमन होता है, ठीक है ना। फिर ये इधर या तो इस सेक्शन साइड से ही जाता है, मैं तो कहीं कहीं कहता है डिस्टर सेक्शन से कनेक्ट होकर सीधा यहाँ पे जाता है। इस लाइन का क्या था, ये लाइन किसके दिया गया, इस लाइन का काम है एयर रिलीज करना, इसको वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, यहाँ का एयर को रिलीज करना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर वैक्यूम में कंडेंसर में सक्शन प्रेशर भी हमेशा नेगेटिव में रहता है, पूरा नेगेटिव 0.85 kg पर cm ऐसे कुछ, सक्शन प्रेशर हमेशा नेगेटिव है। तो यहाँ से कहीं से भी एयर हुई होगा तो यहाँ तो बुलबुला बन सकता है, कुछ एयर पर रिलीज कर देगा कौन, कंडेंसर। क्या करेगा, वैक्यूम के थ्रू वो एयर को खींचेगा, फिर कंडेंसर में लेके जाएगा, जिससे पंप शेप हो रहा। और यहाँ को फ्राई नहीं होने से भी बचाता है पंप, तो और एयर ब्लॉक होने से भी बचाता है। कौन कौन लाइन, इस लाइन का क्या नाम है, वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन भी इसको कहते हैं, और एयर वेंटी करने का काम एक करता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो जरूर कमेंट करते हुए जाइएगा, कहाँ तो कंफ्यूज हो रहे हैं मैं बताऊंगा। यहाँ पे जिस तरह एग्जॉस्ट टेम्परेचर रहता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस 38 डिग्री अगर एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, मतलब वहाँ पे इसका सेचुरेशन पॉइंट 38 डिग्री है, ये भी याद कीजिए, ठीक है ना। 38 डिग्री जो वैक्यूम बन रहा है यहाँ पे, उसी हिसाब पे वैक्यूम का हिसाब से ही आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर चेंज होते रहता है, ठीक है ना। अच्छा वैक्यूम बनाएगा फिर एग्जॉस्ट टेम्परेचर डाउन होगा, सारा वैक्यूम बनाएगा एग्जॉस्ट टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे कंडेंसर का प्रेशर बढ़ता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो उसका कैसे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका सेचुरेशन पॉइंट भी बढ़ता है, प्रेशर घटाएंगे तो सेचुरेशन पॉइंट भी बढ़ता है। और जो हॉट ऑयल है, ये हॉट ऑयल का टेम्परेचर रहता है, इससे थोड़ा सा कम रहता है, तो सिमिलर लेकिन यहाँ स्टोर हो गया ना, इसलिए आप लोग बेच में देखने लगोगे 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस में था। अब बोली वाटर इनलेट टेम्परेचर जो है 28 से 33 डिग्री के बीच में रहता है डिग्री सेल्सियस, आउटलेट जो है 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इससे सो बहुत तब्दील है। अब कुलिंग का डेल्टा दी कितना है, 8 से 10 डिग्री आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। कुल डेल्टा टी मतलब कुलिंग का रेट आफ्टर 10 देगा, ठीक है। दोस्तों सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं मिलने का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। दूसरी तरफ रीजन है होटल लेवल कम होना, अगर होटल लेवल 30% से कम है तो आपको सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर सीपी का स्टैंडर्ड में चुप हो गया तो सफर फंस गया तो सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं हो रहा। और जो वैक्यूम बैलेंसिंग का लाइन है, अगर ये लाइन आप लोग पूरा बंद ही कर दीजिएगा तो तब भी सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं मिलता, ठीक है। बंद कीजिएगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि डिस्टर्ब प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे कहीं एयर बन जाएगा तो आपको सक्शन प्रेशर मिलेगा नहीं, ठीक है। ये 3 रीजन बा सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं मिलने का। मेन रीजन क्या था, ऑटो लेवल 30% से ज्यादा कम हुआ है, सीपी का स्टैंडर्ड शॉक होना है कम हुआ है, या सीपी का जो बैलेंसिंग लाइन एरिया ये सब जो समझ या वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन जिसको कहते हैं उसका बल पूरा बारिश होता है। इस 3 वजह से सीपी का सक्शन प्रेशर प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों सीपी का डिस्चार्ज प्रेशर अचानक कम होने का रीजन लिहाज तो सबसे सही, लेकिन डिस्चार्ज नहीं मिलता। इसका रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जो है डिस्चार्ज पॉइंटिंग भाग है ना, ये अचानक 100% ओपन हो जाना है, कुछ टाइम डिस्चार्ज कुछ कम मिलेगा, हो सकता है दूसरा एसी का रजिस्टर में अटक गए तो चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका वाला एक ही बार अचानक खुल गया ज़्यादा तो क्या होगा, सीधा क्या होगा, डिस्चार्ज फ्लो फ्लो बढ़ जाएगा, प्रेशर डाउन होगा, ठीक है। दूसरा रीजन है दोस्तों ओम के अंदर में एयर जाना या फॉर्म में कैविटेशन का, उस टाइम में आपको डिस्चार्ज प्रेशर नहीं बनेगा, एयर लगता है। और दोस्तों एक ये भी रीजन है कि हम लोग शिप का मेंटेनेंस करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, दूसरा तो उसका कनेक्शन में कुछ उल्टा हो गया, फेज चेंज हो गया तो पंप उल्टा डायरेक्शन ले करना, जिससे क्या होगा निशल प्रेशर आपको नहीं मिले, ठीक है। ये सब ऐसा अब विषय है। अब बिकेगा तो सीपी का पानी कहाँ ना रहा है, तो अप्रैल से क्या हो रहा है, सीपी सक्शन दे रहा है, विश्वास लेके इंजेक्टर में दे रहा है, इंजेक्टर से वो पानी फिर जीबीसी में जाता है, जीबीसी से 2 लाइन डिवाइड होता है, एक लाइन जाता है डिलेटर में और एक लाइन जाता है कोई से कंडेंसर में, इसको बोलते हैं RCB रिसब्लेशन कंट्रोल हॉल, इसको बोलते हैं BCB रिसार्च कंट्रोल हॉल, ठीक है।
और उसको कहीं-कहीं क्या रहता है, सीपी का पानी सीधा डिगेटर में जाता है और इजेक्टर जीवीसी में एचपीडब्ल्यू या एनसीडब्ल्यू का पानी जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व है ना, ये जो है ये डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व और रीसर्कुलेशन वाल्व, ये दोनों का क्या काम है, ये ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व है, डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व का काम है हॉपर लेवल को कंट्रोल करना। जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग पोजीशन पढ़ के हुए जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होगा तो डिस्चार्ज वाल्व का ओपनिंग परसेंटेज कम है ही जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल को मेंटेन करना डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व का काम है। और बड़ी सर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व का काम है दोस्तों सीपी में मिनिमम फ्लो कंटिन्यू मेंटेन करके रखा। जैसे टर्बाइन ड्रिलिंग टाइम में या कम लोड चल रहा हो टर्बाइन, इस टाइम वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व फुल्ली क्लोज भी हो सकता है। उस टाइम अगर ये रिसर्कुलेशन कंट्रोल पंप नहीं लगाएंगे तो पंप क्या होगा, उन्हीं के वाटर डिस्चार्ज को ना मिलने की वजह से वाटर का फिक्शन होते रहेगा पंप के साथ, तो पंप ओवर हीट हो सकता है, एविटेशन हो सकता है। इसलिए पंप को बचाने के लिए हम लोग रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व से आने का सल्फेट कंटिन्यू करवा के रहते हैं। सीक्यू में रहेगा भी कंडेंसर में, सीक्यू में भी कंडेंसर में, तब तक जब तक कंडेंसर का लेवल 50% से ऊपर ना है तब तक ये वाटर यहाँ साइकिलिंग होते ही रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, अगर सीपी का पानी का है इजेक्टर में भी है और जीरिस में भी है तो यहाँ का कंटिन्यू वाकर का फ्लो चाहिए। फिर तो इजेक्टर में जो वैक्यूम बनाने के लिए स्टीम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे कंडेंस हो रहा। सीपी का पानी का सेम कंडेंसर का जैसा एरी कम करता है कंडेंस करने के लिए। जीरिस में भी सेम, अगर यहाँ पे वाटर फ्लो ना मिले तो यहाँ क्या होगा, स्टीम जा रहा है, स्टीम वजह से चीज ओवर ही बनाती है, डैमेज कर रहे हैं, उस सेफ करने के लिए कंटिन्यू वाटर का फ्लो करवाना है। इसलिए रिसर्कुलेशन क्या करेंगे, ओपन करवाते हैं और ऑटोमेटिक था। अगर ये ओपन हो रहा है तो ये धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, अगर ये क्लोज हो रहा है तो ये ओपन आना है। ठीक है, अगर ये क्लोज हो रहा है तो फिर ये रिसर्कुलेशन ओपन होगा, ऐसे होते हुए ऑपोजिट में चलता है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कंडेंसर में वैक्यूम कैसे बनता। दोस्तों, कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनाने के लिए स्टार्टिंग टाइम में इनिशियल वैक्यूम बनाने के लिए हम लोग जबरदस्ती वैक्यूम बनाता है कंडेंसर में हवा के थ्रू। ठीक है, हॉट स्टार्टिंग टाइम में कंडेंसर में हम लोग रोलिंग करने से पहले जबरदस्ती वहां का वैक्यूम बनाते हैं इजेक्टर का थ्रू या हगर का थ्रू। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में तो हगर पर लाएंगे लेते हैं, एक बार भी याद कीजिएगा, क्योंकि हगर का वैक्यूम बनाने का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, 70 से 80% वैक्यूम एक लिए बनाता है हगर। इसलिए हम लोग हगर से वैक्यूम बना के मतलब इजेक्टर में हम लोग स्टार्टिंग में जबरदस्ती वैक्यूम बना रहे हैं हगर से, इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब इजेक्टर में कंडेंसर में, ठीक है, हम लोग रोलिंग के टाइम में स्टार्टिंग है कंडेंसर में हगर का थ्रू जबरदस्ती वैक्यूम बनाते हैं। ठीक है, जबरदस्ती का मतलब क्या है कि अभी अगर वैक्यूम बना रहे हैं के लिए जबरदस्ती, मतलब कंडेंसर में वैक्यूम बनने का कोई दूसरा भी रीजन है। जो रीजन है कि इजेक्टर और हगर से ज्यादा वैक्यूम वहां बन रहा है, कोई दूसरा चीज वहां पे बना रहा है या नेचुरली बन रहा है, जो भी हो मूलतः है। मतलब आपका हगर और इजेक्टर कंडेंसर का ओनली 30% ही वैक्यूम बनाता है। ठीक है, 30% वैक्यूम कौन बना रहा है, हगर या इजेक्टर। लेकिन बचा हुआ आपका 70 से 80% वैक्यूम कौन बना रहा है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा से समझ गए। होता क्या है दोस्तों, जब टरबाइन नॉनिंग कर देंगे तो जब टरबाइन यहाँ क्या होगा, स्टीम जाना चालू होगा। जब स्टीम जाता है एग्जॉस्ट स्टीम का 1 kg स्टीम का जो वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम का वॉल्यूम 1 kg का, 1 kg स्टीम का वॉल्यूम यहाँ पे 1600 गुना कम हो जाता। जब वॉल्यूम अचानक कम होता है तो वहां पे एक वैक्यूम बनता है, बहुत ध्यान समझ रहे हैं ना। कंडेंसर में स्ट्रिंग का वॉल्यूम 1 kg/1600 गुना वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए वहां पे बहुत ही शक्तिशाली वैक्यूम बना हुआ रहता है। ठीक है, और बचा हुआ जो जो भी नॉन कंडेंसेबल गैस है उसको घूमने भरने के लिए हम लोग हवा का यूज कर लेते हैं। हवा शामिल क्या करेंगे, जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस है उसके खींचेंगे कंडेंसर से और बाहर फेंक देंगे, यार इसे कैसे खींचेंगे फिर बाहर फेंकेंगे नॉन कंडेंसेबल गैसेस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मन कैसे रहा है, वहाँ वॉल्यूम चेंज की हो रहा है। तब स्टीम का भारी मगड़ का 1600 गुना बोलो सडनली डाउन हो रहा है 1 kg स्टीम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम बनता है। और सब दोस्तों, 1 kg स्टीम 1600 गुना वॉल्यूम कम करके खाली 1 kg पानी बन जाता है, जिससे यहाँ बहुत बड़ा सरफेस इलाका खाली हो जाता है, जिस वजह से नेचुरली वैक्यूम बनता है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर हो जाइए। जो कंडेंसर का वैक्यूम है, इजेक्टर या हॉजर खाली नहीं बन रहा है, ओनली 30% ही इजेक्टर या हॉजर वैक्यूम बनाता है, कंडेंसर का बाकी यहाँ पे नेचुरली वैक्यूम बनता है। ठीक है ना। और दूसरा चीज है दोस्तों, हार्डवेयर लेवल 100% तब्दीली रहा है।
क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पे लेवल यहाँ आधे को दबा के दीजिए, यहाँ पे ट्यूब रहता है, ट्यूब है कंडेंसर में, ये ट्यूब हॉटपेन से भर जाएगा, जो स्टीम आ रहा है को तो कंडेंस हो ही नहीं पाए, तब स्टीम कंडेंस नहीं होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम कम होगा, इतना वॉल्यूम का स्टीम तब सडनली कम हो गया, ये सब छोटा सा 1 kg वाटर में कन्वर्ट होता है, 1 kg लगभग 1 लीटर वाटर में कन्वर्ट होता है, 1600 वॉल्यूम कम होने देगा, ठीक है, कम होते हुए, तो वह एक नेचुरल नैपकिन होना था, भी नेचुरल नैपकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे लेवल हाई होगा तो कंडेंसर में ही नेचुरल वैक्यूम नहीं बन पाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, थर्मल चिप हो जाएगा। इसलिए कभी यहाँ पे लेवल तो 50 से 60% के बीच में ही रख के चलाना है। हाँ दोस्तों, तो सीखेगा डिस्चार्ज प्रोसेसर है, कहीं 6 kg भी रहता है, कहीं 12 kg भी रहता है, कहीं 32 kg भी रहता है, एक प्लान